मेन पोर्शन का रिव्यू करके उनके बेस्ड क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे। क्वालिटी क्वेश्चंस का मतलब हर टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो आईआईटी मेंस वगैरह में भी आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आईआईटी मेंस में आ चुके होते हैं वो नीट में आने के चांसेस रहते हैं। टॉपिक हमारा जो नीट का सिलेबस है उसी को कवर करना है। स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन आ चुके हैं या जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या आईआईटी मेंस में जैसे क्वेश्चन उस टॉपिक पे फ्रेम हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर ही रहे हैं, सही है। तो हम इसके मेन टॉपिक्स देखेंगे। तो बहुत बेसिक टॉपिक से शुरुआत करेंगे, एक साथ क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ टॉपिक देखेंगे और सीधे सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि एक थोड़ा सा थीम आ जाए कि भाई क्लास में बैठे हुए हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है और उसके बेस्ड ही हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं चार्ज के साथ। चार्ज हमारा क्या है? चार्ज हमारा दिस इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अवर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स या इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो चार्ज कहलाती हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ चार्ज है, दैट इज अ न्यूट्रल। प्रोटॉन पे पॉजिटिव और आपका इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बराबर होता है, बस उसका क्या होता है, साइन आपका अपोजिट होता है। जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। एनीवे, तो चार्ज ही दैट इज चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच दीज, मतलब दो बॉडीज की भी अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है। अगर चार्जेस सेम है, सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं, लाइक पॉजिटिव है और बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो हमारा क्या होगा, वहां पे रिपल्शन होगा। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। इसकी एसआई यूनिट हमारी जो है, चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है हमारी? एसआई यूनिट हमारी कूलाम है, इसको सी से डिनोट करते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला हमारा 80 है। क्यों हुआ ये? क्यू का चार्ज का फॉर्मूला क्या हुआ? आई इंटू टी। करंट को ए से डिनोट करेंगे और टाइम को टी से, तो इसकी डायमेंशन हमारी ए इंटू टी हुई। चार्ज हमारा नेगेटिव में होगा 1.6 10⁻⁻19। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट आया, तो चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ना, जो आपको या जो इलेक्ट्रो ईएसयू कहेंगे या सीजीएस भी इसको कहते हैं सीजीएस यूनिट में, तो ये जो अमाउंट है हमारी वो कितनी होती है? तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ 10⁹ स्टेट कूलाम, इतना हमारा अमाउंट होता है। तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे इस बात के लिए, कई बार कंफ्यूजन होगा आपको कि कूलाम बड़ी यूनिट, मतलब कि हाउ मच स्टेट कूलाम बराबर हाउ मच कूलाम या समथिंग, तो कैसे याद करेंगे? ऐसा होगा कि देखिए कूलाम इज अ बिग यूनिट, तो यहाँ पे मल्टीपल मान लो 1 है, सही है। अगर हमारा यूनिट क्या हो रही है, छोटी हो रही है, स्टेट कूलाम इज अ सीजीएस में, तो आपकी यूनिट क्या होगी, छोटी होगी। अगर यूनिट छोटी तो उसका मल्टीप्लायर इज बिगर देन 1, दैट इज 3 × 10⁹ तो ये छोटा सा पॉइंट है। इसके अलावा पेपर में कभी ऐसा भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने स्टेट कूलाम होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कूलाम में बाई डिफॉल्ट याद होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, एंड 1 कूलाम इज हाउ मच इक्वल्स टू, दैट इज, अब हमने सीखा था 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। तो स्टेट कूलाम में हमारा आंसर ये आ जाएगा, सही है। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनेगा, तो यू कैन सी 1.6 × 3 दैट इज 4.8 और -19 + 9 दैट इज +10, तो हमारा एक आंसर आ गया -4.8 × 10⁻10 स्टेट कूलाम। बाकी चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज कंजर्व होता है। क्वांटाइजेशन का मीनिंग है कि चार्ज की जो सबसे बेसिक यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट है, वो एक चार्ज है, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे छोटा चार्ज अवेलेबल नहीं है। अगर आप उसको कट कर दे, 2 पार्ट करें, सोचे चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, सही। तो आपकी जो सबसे छोटा चार्ज है दैट इज 1.6 × 10⁻19, इसके मल्टीपल में चार्ज होगा। किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, लेकिन दैट कैन नॉट बी इन अ फ्रैक्शन। 3.5 चार्ज कैन नॉट बी देयर। ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आप रेलवे में होते हैं, आपने कई बार पैकेट, खाने का पैकेट होता है, तो एक पैकेट ले सकते, 2 पैकेट ले सकते, 2.5 नहीं ले सकते ना, वो आधा पैकेट आपको नहीं देगा, या तो 1 लो या 2 लो या 3 लो। तो ऐसे ही आपका जो चार्ज का क्वांटाइज, सबसे छोटी क्वांटिटी हमारी क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये पता है हमें पहले से। इसके अलावा चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज वन बॉडी टू अनदर बॉडी
ट्रांसफर हो सकता है। अगर दो बॉडी है, दोनों बॉडी पे चार्ज है, एक पे ज़्यादा एक पे कम, जिस पे चार्ज की अमाउंट ज़्यादा है वो हाई पोटेंशियल पे, जिस पे चार्ज की अमाउंट कम है वो लोअर पोटेंशियल पे। तो चार्ज की प्रॉपर्टी हायर टू लोअर चार्ज ट्रांसफर होगा बाय डिफॉल्ट। कब तक होगा ये इंपॉर्टेंट है, कब तक होगा, जब तक कि उनके दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अगर पोटेंशियल इक्वल हो गए तो चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बेस पे थोड़ा सा आगे देखते, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। किसी बॉडी को चार्ज करने के तरीके क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो चार्ज करने के तरीके हमारे सिंपल से हैं। दो बॉडी हमारे पास है, उनको अगर आपस में रब करेंगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज हमारा जा सकता है। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए बॉडी ए है, मान लो बॉडी बी है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। दोनों की जो मतलब ये किसी और सब्सटेंस से बनी है, किसी और सब्सटेंस से बनी हुई है। तो मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हमारे लूजली बॉन्ड हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम तो रहे हैं, लेकिन उनके बीच न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उनका नहीं है, नॉर्मल सा फोर्स है। अगर दोनों को बॉडी रब करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसे छूट के इस पे आ जाएंगे। मान लो एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुआ तो इस बॉडी पे 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे 1 नेगेटिव। अगर और भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 1 पॉजिटिव एंड 1 मोर नेगेटिव, इस तरीके से। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस पे बॉडी इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब होंगे वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी बॉडी से लूज करेंगे, जिसके लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कौन सी बॉडी पे आएंगे जिससे टाइटली बॉन्ड है। ठीक है, दोनों बॉडी में आपका ये चेंज होना चाहिए, है ना, कि दोनों अगर हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉडी है तो ऐसा होगा। ये फ्रिक्शन की वजह से चार्ज का ट्रांसफर हुआ, है ना, चार्ज आपका प्रोड्यूस हो गया, इधर से उधर चला गया। चार्ज किसी बॉडी को कंडक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन का मीनिंग क्या है, कंडक्शन का मीनिंग है एक बॉडी हमारे पास चार्ज है और इस बॉडी को, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच में ले आएंगे। सही है, जैसे ये स्फीयर है, मान लीजिए इस पे चार्ज नहीं था, ये कम था। सही है, ये रॉड है हमारी, गिलास कोई रॉड है चार्ज, और हमारा ये स्फीयर है अनचार्ज। सही है, तो क्या होगा, दोनों को अगर टच में ले आएंगे तो ये बॉडी जिस पे चार्ज है वो हाई पोटेंशियल पे, जिस पे चार्ज नहीं वो लोअर पोटेंशियल पे। वो सिंपल सा पॉइंट है। तो क्या होगा कि चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी पे ट्रांसफर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है आप ये सोचिए कि रॉड बिल्कुल खाली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। इस बॉडी का पोटेंशियल जब इसका बराबर हो जाएगा, उस अमाउंट पे जो जो चार्ज इन पे अवेलेबल होंगे वो वहीं पे फिक्स हो जाएंगे, फिर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। तो दिस प्रोसेस द फ्रिक्शन एंड दिस प्रोसेस इज द कंडक्शन। सही है, ये आपका कंडक्शन के द्वारा। इसमें कंडक्शन का पॉइंट है दोनों बॉडी के बीच में फिजिकल टच होना चाहिए। कंडक्शन में क्या होता है, फिजिकल टच इज नेसेसरी, फिजिकल टच हमारा होना जरूरत की बात है, इसके बिना काम होगा नहीं। ये फर्स्ट पॉइंट वाज दैट इज सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा कैसे चार्ज होता है। इंडक्शन का मीनिंग है कि आपकी बॉडी को, जो चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के साथ टच में नहीं लेके आएंगे, केवल क्या करेंगे, उसको पास में ही लेके आएंगे और उसमें पोलराइजेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, जितना पॉजिटिव उतना ही इसमें मान लीजिए नेगेटिव है। ठीक है, तो जैसे ही हम चार्ज्ड बॉडीज के पास लेके आए, पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आए मान लीजिए, तो इस बॉडी, ये बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें चार्ज है ही नहीं, लेकिन इसका सेंस है ये जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। तो पॉजिटिव रॉड लेके आएंगे तो इसके अंदर जो पॉजिटिव होगा दूर चला जाएगा, और इसके अंदर जो नेगेटिव था वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होके पास आ जाएगा। बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, केवल क्या हुआ, चार्ज का पोलराइजेशन हो चुका है। सही है, तो ये कंडीशन हमारी, ये हमारी क्या है, ये इंडक्शन। तो कंडक्शन में फिजिकल टच की नीड होती है, इंडक्शन में फिजिकल टच नहीं होता है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक दैट माइट बी यू कैन से दैट इज अ इंडक्शन प्रोसेस। जो मेरा थॉट प्रोसेस मैं आपको अप्लाई कर रहा हूँ, आपको भी समझ में वो पॉइंट आ रहे हैं। तो इंडक्शन मतलब इंडक्शन में फिजिकल टच की नीड नहीं होती है। ये कल पास लेके गए, इस बॉडी में क्या होगा, पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या है, अगर एक ही, अब इसमें दो टाइप मतलब चार्ज अलग अलग हो चुके हैं। अगर आप इस पे नेगेटिव चार्ज रखना चाहते हैं तो क्या करिए, इस बॉडी को अर्थ से जोड़ दीजिए। अर्थ का क्या पोटेंशियल होता है, ग्राउंड होता है। ग्राउंड का मतलब जीरो पोटेंशियल। तो ये चार्ज क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव, यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, ग्राउंड पे जीरो चार्ज है। तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हाई पोटेंशियल, जीरो का मतलब लो पोटेंशियल। तो ये वो पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा
अंदर इसमें चला जाएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थ में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, फिर बाद में हम इसको हटा देंगे, अर्थिंग भी हटा देंगे और रॉड भी हटा देंगे, फिर बॉडी पे केवल नेगेटिव चार्ज हमारा रह जाएगा। तो थर्ड प्रोसेस वाज दैट। इसके बाद फोर्थ प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मतलब क्या है कि जैसे ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, मेटेलिक सरफेस है मान लीजिए, और हमारे पास ये लाइट रे हमने यहाँ पे इंसिडेंट की, ये एच न्यू या फोटॉन्स गिर रहे हैं हमारे, बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स के रूप में एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और बाहर निकल के चले गए। सही, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जितने बाहर निकल गए उस बॉडी में उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन निकला तो और पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। तो दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, क्योंकि ये फोटो का मतलब लाइट रे की वजह से ऐसा हो रहा है, तो दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, दैट वाज फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक का मीनिंग है, थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर दे के भी किसी बॉडी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकते हैं। मान लीजिए बॉडी हमारे पास है, एक सरफेस है मान लीजिए, सही है, और हमने इसको हीट एनर्जी दे दी, यहाँ से हीट एनर्जी दे दी, तो गर्म किया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे और सरफेस को लीव कर देंगे। सरफेस को लीव करेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो और पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। तो दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। इस बॉडी को ऐसे भी चार्ज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने टोटल 5 तरीके पढ़े किसी बॉडी को चार्ज करने के। ठीक है, तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा वही काम आ गया जो हम कहना चाह रहे थे। हम लोग क्या करना चाहें, न्यूमेरिकल्स करना चाह रहे थे, और न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे। तो बेसिक चार्ज के न्यूमेरिकल हैं, टॉपिक पे कर रहे हैं। क्या टॉपिक हमारा, चार्ज के ही न्यूमेरिकल चलेंगे। फिर हम कूलॉम्स लॉ करेंगे तो कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल चलेंगे, या एक्सटेंडेड बॉडी के न्यूमेरिकल चलेंगे। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसी के हिसाब से उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल चलेंगे। तो पहला चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वी हैव आयरन पीस, एक आयरन का पीस है जिसका मास उन्होंने कुछ दिया हुआ है, दैट इज 56 मिलीग्राम। 56 मिलीग्राम इसका मास गिवन है। ठीक है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हों उनमें से कितने परसेंट निकालने हैं, 10⁻⁶% इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं। तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे आ जाएगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोगों को पता है किसी भी बॉडी के जो उसका एटॉमिक मास होता है उतना अगर हम मास ले लें तो उसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉडी कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो एटॉमिक फॉर्म में तो एटॉमिक मास में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर सब्सटेंस लेंगे तो उसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। सही है, तो यहाँ पे जो आयरन है, जो सब्सटेंस हमारा Fe है, इसका एटॉमिक नंबर 26 और एटॉमिक मास 56 होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 56 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन्स, 56 ग्राम आयरन में कितना वो होगा हमारा, 56 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन्स कितने, आयरन के कितने एटम्स होंगे, 6.022 10⁻23 एटम्स, किसके, एटम्स ऑफ Fe, है ना। 56 ग्राम में इतने होंगे, लेकिन 56 मिलीग्राम सब्सटेंस है, ग्राम में तो है नहीं, 1000 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो मिलीग्राम में हो जाएगा, तो ये भी इतने एटम्स इसमें होंगे, इतने एटम्स होंगे, इतने मिलीग्राम में इतने एटम्स होंगे। अब हर एक इतने एटम्स हैं, हर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 26। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसी में यहीं आगे बढ़ा के लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसको सॉल्व थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या हुआ, 6.022 और ये 10⁻20 हो गया। ठीक है, 20 इतने एटम्स हैं, हर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 26। तो 26 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इतने एटम्स तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, यानी इस बॉडी के पास में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इस बॉडी के पास में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने परसेंट हटाने, निकालने, एक्सट्रैक्ट करने, 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो इसको छोटा कर देते हैं, जैसे पढ़ने में हमें आसानी हो, यहीं कहीं पढ़ लेंगे।
तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने परसेंट निकाले, 10⁻⁻�6। तो इस जो अमाउंट है 6.022 10⁻20 और 26, इसका कितना परसेंटेज, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6% का मतलब इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसमें हमने इस बॉडी से निकाल लिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमने इस बॉडी से, है ना, 10⁻⁻6% निकाले तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये आपका 10⁻⁸ हो जाएगा और हमारा ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻26 और ये हमारा 8 और ये घट गया 18, 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बॉडी से निकलेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो चार्ज कितना निकला, जितना नेगेटिव चार्ज निकला है उतना ही बॉडी में पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना चार्ज हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 10⁻19। तो यहाँ पे और इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, तो चार्ज कितना निकला हुआ है तो उसको देख लेते हैं, 6.022 इंटू 10⁻26 इंटू 10⁻18 10⁻18 इंटू 1.6 10⁻⁻90। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी कितनी बनी यहाँ पे, कोई गलती तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो 19 तो -1 हुआ, सही, -1, तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो गई 6.022 26 इंटू 0.16, जो वैल्यू आएगी इतने कूलम हमारा चार्ज आ गया। सही है, इसको क्वांटिटी के रूप में अगर चेक करना चाहें तो हम क्वांटिटी के रूप में चेक कर सकते हैं। मैं चेक करके आंसर लिख देता हूँ, वैसे आपको अपने आप भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो हम लोगों को करना है 6.022 इंटू 26 इंटू 0.16, तो 25, दैट इज 25 अप्रॉक्स जो भी है कूलम चार्ज हमारा हुआ। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कितना हुआ हमारा चेक कर सकते हैं। इतना हुआ 1000 से हमने डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और उसमें 20 इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स का 10⁻⁻6% इतना हो गया, और ये वैल्यू हमारी -8, और इसको -8 हटेगा इसमें से तो माइनस और प्लस का 18 बचेगा, बिल्कुल सही है। और इतना हुआ, और चार्ज इलेक्ट्रॉन का -19 -1, बिल्कुल ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। बाकी कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत हो तो आप चेक कर लीजिए, बाकी दैट इज कॉन्सेप्ट के हिसाब से कॉन्सेप्ट इज ओके। आगे बढ़ते हैं, कूलॉम्स लॉ, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है, हमें पता है। तो जो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन हो सकता है वो किस पे डिपेंड करेगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच में, डिस्टेंस स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा ये जो फोर्स होता है कूलॉम फोर्स, ये हमारा मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो मीडियम हमारा मान लीजिए अगर एयर या वैक्यूम है तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अगर हमारा एयर या वैक्यूम है, एयर या वैक्यूम होगा तब चार्ज हमारा क्या होगा, तुम्हारे जो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अदरवाइज फोर्स हमारा, अगर उसके अलावा कोई और मीडियम होगा तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा। दो चार्जेस अगर वैक्यूम में रखे हुए हैं तो मैक्सिमम इंटरेक्शन उनका होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अगर उनके बीच कोई मीडियम आप पुट कर दोगे तो फोर्स पहले से कम हो जाएगा। कितना कम होगा वो हम चेक करेंगे नेक्स्ट में, है ना। चलिए, तो ये कूलॉम्स लॉ, इसमें कोई खास बात बतानी नहीं है कि इसकी वैल्यू हमें निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा 1/4 पाई की जगह हम लगा सकते हैं 3.14 अप्रॉक्स, और एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.86 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। इसलिए हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देते हैं, 9 इंटू 10⁻9 की वैल्यू लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आया, ये अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज इज है। दो पार्टिकल्स हैं,
दो पार्टिकल्स हैं, उनके इक्वल चार्ज है दोनों पे, ठीक है, इक्वल है, क्यू एंड क्यू है, और कुछ सेपरेशन तो होगा ही होगा, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना, एफ है, ठीक है, एफ कितना है, यानी कि के दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं के हमारा हो गया के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इतना हमारा फोर्स है, ठीक है। अब लिखा है नाउ 25% ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू सेकेंड बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे 25% चार्ज ट्रांसफर हो गया, कैलकुलेट न्यू फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में जो पहले फोर्स एफ लग रहा था वह फोर्स कितना हो जाएगा, क्या वो फोर्स बढ़ जाएगा, क्या वो फोर्स कम हो जाएगा, और कितना होगा एग्जैक्ट, ठीक है। चलिए, तो क्या 25% आपको ट्रांसफर करना है, तो एक इसमें से 25%, तो क्यू चार्ज का 25% कितना हुआ, क्यू का 25% कितना हुआ, क्यू इंटू 25 डिवाइड बाई 100, दैट इज ये आपका कट हो जाएगा 1/4, यानी क्यू बाई 4, यानी क्यू का 25% क्या हुआ, क्यू बाई 4, एक बॉडी से निकला है और दूसरे में ट्रांसफर हुआ है, तो अगर इसमें से क्यू बाई 4 माइनस क्यू बाई 4 कर देंगे और इसमें क्यू बाई 4 ऐड कर देंगे, ये नई सिचुएशन बन जाएगी। तो नया, और डिस्टेंस उतनी है, तो नया फोर्स अब क्या लगेगा इनके बीच में, तो एफ डैश हो गया के दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, ये वैल्यू कितनी बनी, चेक करिए, ये वैल्यू कितनी बनी, ये 3q/4, आप सॉल्व करिए 3q/4, और ये वैल्यू कितनी बनी, ये 5q/4, ये इतनी अमाउंट बनी। दोनों इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, तो 3q/4 और 5q/4, और सेपरेशन अभी भी वही है, डिफरेंट नहीं है, अगर चेंज किया होता सेपरेशन भी बोला होता, सेपरेशन भी चेंज किया, तो हम यहाँ पे कह देते सेपरेशन डबल किया, तब क्या होगा, तब भी हम आगे 2 लगा देते। एनीवे, तो दैट इज सॉल्व करने पे पता चला हमें के ये 3 × 5 15 बाई 16 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, देखिए एफ की वैल्यू, ये वैल्यू हमारी एफ के बराबर है, ये वैल्यू तो हमने चेक किया है, दैट इज 15/16 एफ। तो हमारा आंसर आया, अगर चेक करेंगे यहाँ पे बड़े प्रॉपर तरीके से हमारा आंसर आ चुका है, जो एफ डैश है, दैट इज 15/16 एफ के बराबर आ चुका है, 15/16 एफ, ये एफ है हमारा, ठीक है, 15/16 एफ, इतना हमारा आंसर आ चुका है। तो फोर्स हमारा कम हुआ है, पहले देखिए मल्टीप्लायर क्या है, लेस देन 1 है, तो फोर्स हमारा कम हुआ है, बड़ा नहीं है, कम हुआ है, और नया फोर्स हमारा इतना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें लिखा है रिपीट द एबव प्रॉब्लम इफ चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर, जो चार्जेस हमने कंसीडर किए थे वो चार्ज हमारे अपोजिट नेचर में है। इसका मीनिंग जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज हमारा ये था, इस पे भी चार्ज हमारा क्यू है, लेकिन अपोजिट नेचर में, इक्वल तो है अपोजिट है, एक पे क्यू और एक पे माइनस क्यू है। अब 25% चार्ज ट्रांसफर हुआ, यानी q/4, तो वो q/4 फिर से ट्रांसफर हुआ है, तो माइनस q/4 हो गया, और इसमें फिर से q/4 हो गया, तो नया चार्ज कितना हुआ, इसको सॉल्व करिए, चेक करिए, इसको करेंगे इसमें से, हाँ तो ये तो फिर से वही बन जाएगा 3q/4, ये फिर से बन गया भाई, इसको चेक करेंगे, ये सॉल्व करते हैं, -4q + q/4 दैट इज -3q/4, ये नया चार्ज इसका बन गया। तो पहले अब जो एफ डैश आया इनका वो कितना आया है, के दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई 3q/4 और -3q/4। अच्छा, माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में उनके बीच में पहले क्या था, q और -q के बीच में भी अट्रैक्शन था, अब हमारा 3q/4 और -q/4 के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है कि फोर्स कितना हुआ, अट्रैक्टिव पहले भी था, अट्रैक्टिव अभी भी है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको सॉल्व किया हमने, देखा के और 3 × 3 क्या 9 हुआ, q²/16 और आर स्क्वायर, सही है। इसको चेक कर किया हमने, के बन चुका है, ये वैल्यू हमारी किसके बराबर, के, इसको दोबारा से रीराइट लिख सकते हैं, लिखिए k/r² 9/16 q², तो इसमें से ये वैल्यू हमारी क्या है, चेक करिए, ये वैल्यू कितने, ये क्या है, ये हमारा एफ है, तो हमारा आंसर आ गया 9/16 एफ। तो इसका मीनिंग हुआ जो नया फोर्स है एफ डैश दैट इज 9/16 एफ। सिंपल सा है, हलवा क्वेश्चन है, आराम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। केवल आपको ध्यान देना है 25% चार्ज का, क्यू का 25% q/4 उसमें से निकला है, उसमें ऐड हुआ है, तो दोनों प्लस प्लस थे तब उस तरीके से, एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है।
तो नया फोर्स एफ निकालेंगे और देखेंगे। ये फोर्स पिछला वाला क्या था, पहले कंडीशन थी जब क्यू क्यू था तो कितना था, एफ था मान लीजिए। दूसरी बार कितना हुआ, जब दूसरी कंडीशन में क्या आंसर आया था, 15/16, तब भी थोड़ा कम हुआ, लेकिन यहां तो बहुत कम हो गया, 9/16 है। मल्टीप्लाई पहले काफी कम हो गया है, तो आप देख सकते हो फोर्स काफी कम हो गया पहले के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। लिखा अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड बोथ आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस। दोनों चार्ज को क्या रखना है, एक दूरी पे रखना है। और कैलकुलेट रेशियो ऑफ बोथ चार्जेस इफ रिपल्शन बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो हमारे पास एक चार्ज था, मान लीजिए ये चार्ज था क्यू, ठीक है, ये चार्ज हमारे पास क्यू चार्ज था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इस तरीके से उनके चार्ज के रेशियो बताओ कि उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्शन लगे। तो हमने क्या किया, इस चार्ज के 2 पार्ट कर लिए, ठीक है। तो इसके 2 छोटे छोटे पार्ट कर लिए। मान लो ये चार्ज हमने कहा कि ये चार्ज x है और ये दूसरा चार्ज हमने क्या किया, q माइनस एक्स ले लिया। क्योंकि क्या है, क्योंकि q चार्ज को ही 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसने ये नहीं कहा कि e को हाफ हाफ करना है, जो भी है आपको सामने आप। तो इधर q में से x निकाल लिया तो दूसरा क्या बचा पार्ट आपका, q माइनस एक्स। टोटल अभी भी चार्ज q ही है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ अभी भी एप्लीकेबल है हमारा, ठीक है। तो अब बोला कि जो इन चार्जेस का रेशियो क्या हो जिससे कि इनके बीच में फोर्स जो हमारा है, रिपल्सिव फोर्स है, दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा तो वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो हमने ये 2 चार्ज मान ली, इनके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस अगर हमारे पास r है तो इनके बीच में फोर्स कितना बनेगा, मान लीजिए इनके बीच में हमारे डिस्टेंस, मान लो चार्ज के बीच में r डिस्टेंस है, तो फोर्स कितना बनेगा इन चार्ज के बीच में, चेक करते हैं। तो F बना हमारा k, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, q माइनस एक्स इंटू एक्स और सेपरेशन का स्क्वायर, ये बना फोर्स। तो हमें चार्ज की अमाउंट पता करनी है ना, कि कितनी अमाउंट हो। यहाँ पे x की वैल्यू वेरिएबल है, ये कम ज़्यादा हो सकती है, कि यहाँ पे ज़्यादा लें या कम लें, क्या सिचुएशन बने कि मैक्सिमम रिपल्शन रहे। तो जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो फोर्स जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन 1, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कि x ही हमारा वेरिएबल है, तो df ओवर dx निकालेंगे। और मैक्सिमम इनवाई कंडीशन करने के लिए, फाइंड करने के लिए इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। तो जो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जो इक्वेशन इसको डिफरेंशिएट करिए, तो k और r यहाँ पे कांस्टेंट है, तो k बाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, और डिफरेंशिएट किया हमने, ये क्या है, या देखो qx, इसको दोबारा लिख सकते हैं k बाई आर स्क्वायर, और qx माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे qx माइनस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे q कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x इक्वल्स टू 0। अब मैथमेटिक्स कहती है 2 टर्म का मल्टीप्लाई अगर हमारा 0, दिस टर्म इंटू दिस टर्म का मल्टीप्लाई 0, तो कोई एक टर्म 0 हो सकती है। ये टर्म 0 नहीं हो सकती क्योंकि k की वैल्यू वैसे ही आपकी अवेलेबल है, 9 इंटू 10⁻⁹ वो 0 नहीं है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो q माइनस 2x क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी q/2, यानी x की वैल्यू q/2 होनी चाहिए, तो इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम लगेगा। और q/2 का मतलब क्या है, देखते हैं इसको, q/2 का मतलब क्या है। q/2 का मतलब है ये x की वैल्यू q/2 उन्होंने बोली, तो रख देते हैं q/2 यहाँ पे। तो यहाँ पे q/2 और यहाँ पे q माइनस एक्स वैल्यू कितनी q/2, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे देखिए यहाँ कितना हो गया q/2, यहाँ पे भी कितना होगा q/2, तो इनका रेशियो क्या होगा, दोनों ही q/2 है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या होगा, डिवाइड करिए, तो रेशियो क्या होगा 1:1 आ गया, ठीक है। तो इनका तो चार्ज का रेशियो क्या होना चाहिए 1:1 होना चाहिए, रेशियो 1:1, या कह सकते हैं अगर क्यू चार्ज हमारे पास है तो उसको हाफ हाफ डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम इंटरेक्शन होगा उनका। जैसे मान लीजिए 20 कूलम चार्ज है, उनके बीच उसको कुछ पार्ट में डिवाइड करना अलग अलग, और उनके बीच में मैक्सिमम इंटरेक्शन चाहिए हमें, तो 20 कूलम का क्या करेंगे 10 कूलम और 10 कूलम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। हाफ हाफ करना, जो भी चार्ज उसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे तो जो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट होंगे उनके बीच में मैक्सिमम इंटरेक्शन रहेगा हमारा। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ मीडियम का इफेक्ट क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बारे में बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडियम का इफेक्ट क्या होता है। तो देखते हैं मीडियम का हमारा इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पॉइंट पता है हमेशा, अभी हमने आपसे डिस्कशन किया था, 2 चार्जेस के बीच में मैक्सिमम कब होगा, जब उनके बीच में वैक्यूम हो। उसके अलावा कोई भी मीडियम अगर आप बीच में इंसर्ट करेंगे 2 चार्ज के बीच में, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पहले से कम हो जाएगा,
कितना कम होगा उस बात को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जो मीडियम हमारा जो अलाउ करता है, एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में इंटरेक्शन अलाउ करता है, वो मीडियम कितना परमिट कर रहा है, कितना अलाउ कर रहा है, वो उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा। सही है, तो उसको कहते हैं मीडियम की परमिटिविटी। तो हमारा जो वैक्यूम है वो मैक्सिमम अलाउ करता है दो चार्ज के इंटरेक्शन को, उसके अलावा कोई दूसरा मीडियम होगा वो पहले से अलाउ हमारा कम करता है। ठीक, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर जैसे मान लेते हैं एक टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी, एक मीडियम की दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इससे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होती है ना। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही हम लोग क्या करते हैं, सबको मेजरमेंट करते हैं कि ये मीडियम इतना अलाउ, वैक्यूम इतना करता है तो ये मीडियम कितना करता होगा, सीधी सी बात है। इस तरीके से हमें पता करना टारगेट हमारा। तो ये टर्म हो गई। और एप्सिलॉन आर जो होता है, जो हमारा मतलब एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमारा किसके बराबर होती है, इसी को कहते हैं के। ये क्या है हमारा रिलेटिव इसी को कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे के रख सकते हैं, तो एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हमारा वैक्यूम होगा तो हम परमिटिविटी कितनी लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई मीडियम होगा तो एप्सिलॉन एम लगाएंगे, जो कि के इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा हमारा। अब इसके बेस पे ही कुछ हमारा नया टॉपिक है, देखते हैं। मान लीजिए सिचुएशन है, दो चार्जेस हमारे और उनके बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं, फ्री स्पेस, जहां कुछ भी नहीं है दैट इज वैक्यूम। कोई मीडियम ही नहीं, कोई डस्ट पार्टिकल ही नहीं वहां पे, तो ये वैक्यूम है। तो अगर दो चार्जेस हैं, मान लीजिए ये हमने कहा एक Q1 है एक Q2 है, और दोनों के बीच में हमारा मीडियम क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम है तो फोर्स ऑफ इंडक्शन कितना होगा, और मतलब सेपरेशन हमारा आ रहा है, तो फोर्स ऑफ इंडक्शन हमारा होगा के की जगह हम वैल्यू लग देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई Q1 Q2 और सेपरेशन का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है या एयर मान सकते हैं, तो ये एयर है, तुम इसको F0 से डिनोट कर देते हैं, मान लेते हैं। अब उसमें कोई बात नहीं, F1 F2 मान सकते हो, जो आपको सही लगे कन्वीनियंट लगे उसको मान सकते हैं। तो ये फोर्स हो गया। ये पहली सिचुएशन हमने कंसीडर कर ली। अब दूसरी सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे जो चार्ज हैं उनके बीच में वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम है, Q1 और Q2 तो है, सेपरेशन फिर से वही हमारे उनके बीच में हमारा है, सेपरेशन हमारा फिर से R ही है, लेकिन हमारे पास कोई मीडियम है, लेकिन इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो कितना फोर्स बनेगा, तो हमने इसका नया नाम दे दिया F डैश, कि हमारा फोर्स पहले F0 था, अब क्या F डैश हो गया, वो कितना होना चाहिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, चूंकि मीडियम है तो उसके लिए K भी बोल सकते हैं और एप्सिलॉन M भी बोल सकते हैं, है ना। तो हमारा नहीं, एप्सिलॉन M नहीं बोलेंगे, एक सेकंड रुकिए। तो हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, मान लीजिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा K है, और ठीक है, और मीडियम इसके लिए, चूंकि मीडियम है तो परमिटिविटी इसके लिए क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन M है इसकी परमिटिविटी। ये जो मीडियम है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, लेकिन उसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन M। जैसे यहाँ पे वैक्यूम था तो उसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे वैक्यूम था तो एप्सिलॉन नॉट, मीडियम है तो एप्सिलॉन M। ठीक है, तो जब नॉट था तो नॉट लगाया था यहाँ पे, जब हमारे मीडियम एप्सिलॉन M है तो एप्सिलॉन M लगाएंगे। ठीक है, तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट देख सकते हैं कि ये जो नया फोर्स आ गया है, तो अच्छा यहाँ पे एक स्टेप और है, आगे बढ़ते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन M हम क्या करेंगे, पिछली क्लास में अभी हमने पीछे वाले पेज पे क्या नोट किया है, एप्सिलॉन M किसके बराबर होता है, K एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एप्सिलॉन M K एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो उसको एप्सिलॉन M की जगह हम लगा देंगे K एप्सिलॉन नॉट, और बाकी तो सब जो कहते हो रहेगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर आप चेक करेंगे, अब इसमें देखिए पहले वाले फोर्स और दूसरे वाले फोर्स में क्या चीज कॉमन है, तो हमने कहा ये चीज इतनी चीज कॉमन है, चेक करिए, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K बच गया यहाँ पे। तो जो F डैश हमारा आया वो F0 बाई K आ गया, चेक करिए, F डैश हमारा F0 बाई K आ चुका है।
तो हमें पता चला जो एफ डैश है दैट इज एफ नॉट बाई के। तो यानी कि अगर हमारा दोनों चार्ज के बीच में अगर हमारा वैक्यूम है तो मैक्सिमम इंटरेक्शन है एफ नॉट, और अगर मीडियम हमने पुट कर दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो नया फोर्स आया एफ नॉट बाई के। जितना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम्स कम हो गया, है ना, उतने टाइम्स कम हो गया। यानी कि अगर दो चार्ज के बीच में मैक्सिमम इंटरेक्शन मान लो 100 न्यूटन है, अगर उनके बीच में वाटर पुट कर देंगे तो वाटर के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा फोर्स को। तो वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 81 है अप्रॉक्स, सही है। तो जो 100/81 उसका आंसर आएगा, सही है। तो कुल मिला के अगर हम वैक्यूम के अलावा कोई भी चीज लेंगे तो हमारा फोर्स ड्रेस्टिकली कम हो जाएगा, सही है। कितना कितना कम होगा, के टाइम्स कम हो जाएगा हमारा। पहले वैक्यूम था जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट थी, दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन एम है, और मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। और के और एप्सिलॉन एम में रिलेशन क्या हमने अभी भी देखा था, क्या था रिलेशन, देखिए एप्सिलॉन एम जो था हमारा के एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ये रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना चाहे कभी पेपर में आपसे आए तो यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, आपका मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम की परमिटिविटी, ऐसे भी निकाल सकते हैं या यहां से निकाल सकते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू एफ डैश बाई एफ नॉट। इसका मीनिंग ये हुआ कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, जब जो चार्ज है वैक्यूम में रखें तो जो उनके बीच में फोर्स लग रहा है, और अगर वो वही चार्ज के बीच कोई मीडियम लगा दें, उन्हीं चार्ज के बीच मीडियम लगा दें तो जो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स का जो रेशियो है, दोनों फोर्स का रेशियो है, यहाँ पे इक्वेशन उल्टी लिख गई, तो दोनों फोर्स का रेशियो हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। तो के ऊपर चला जाएगा एफ नॉट बाई एफ डैश। तो दोनों चार्ज जब वैक्यूम में रखे हुए तो वो फोर्स, और उन्हीं के बीच में मीडियम इंसर्ट कर दिया तो फोर्स, तो जो उनका फोर्स का जो रेशियो है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है, के इक्वल्स टू एफ नॉट डिवाइड बाई एफ डैश। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टू इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड थ्रू नॉन कंडक्टिंग वायर ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम सेम पॉइंट। दो इक्वल चार्जेस हैं और इक्वल लेंथ की वायर से सस्पेंडेड हैं। चूंकि इक्वल चार्जेस हैं तो उनमें रिपल्शन होगा, तो उनकी सिचुएशन क्या होगी, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, सही है, कि चार्जेस हमारे हैं और रिपल्शन की वजह से थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है, और ये सिचुएशन कुछ बन जाएगी, ठीक है। नाउ द होल सिस्टम इज टेकन इनसाइड अ लिक्विड। ये पूरा सिस्टम वाटर में लेके चले गए, लिक्विड में लेके चले गए, एंड इफ द एंगल बिटवीन थ्रेड रिमेन्स द कांस्टेंट रिमेन्स द सेम। लेकिन इनके बीच में जो एंगल था, जो भी मान लीजिए थीटा एंगल है, तो बाद में भी थीटा एंगल ही रहा, एंगल चेंज नहीं हुआ। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, जो मीडियम था उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी चार्जेस की इतनी दी है। चलिए देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले सिचुएशन देख लेते हैं, दोनों चार्ज इक्वल हैं तो क्यू क्यू चार्जेस है, दोनों में रिपल्शन लगेगा तो अवे होगा एक दूसरे से। मान लीजिए एफ है इधर और इधर भी एफ है, स्ट्रिंग में टेंशन होगी तो ये टेंशन होगी, ये मान लो वर्टिकल बना दिया तो ये आपका वर्टिकल अपोजिट, मतलब इस तरीके से ये आपका एंगल आ गया वर्टिकल अपोजिट। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करती तो ये एंगल्स हमारे क्या होंगे, बराबर। ये और थीटा है तो ये भी थीटा है, सही है। इस तरीके से एंगल हमारे थीटा आ गए, ठीक है। अनदर पॉइंट इज दिस, तो जो टेंशन का जो कंपोनेंट होगा थीटा डायरेक्शन में, तो उसे क्या कहते हैं, थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट के लिए, अगर थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट को क्या कहते हैं, टी कॉस थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा ऊपर के लिए अपवर्ड कंपोनेंट आएगा इसका टी का, आएगा टी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा टी साइन थीटा, ये हमारा कंपोनेंट आएगा। तो ये पहला वाला सिस्टम है, अभी हमने इसमें वाटर में लेके नहीं गए तब की सिचुएशन है। तो यहाँ क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ क्या सिचुएशन बनेगी, तो यहाँ पे हमने मतलब ये बॉल आपकी क्या रुक गई, ना लेफ्ट जा रही, ना राइट जा रही, ना अप जा रही, ना डाउन जा रही है ना, और उसका वेट भी नीचे लगेगा। तो जो LHS RHS के बराबर होगी, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो वी कैन से टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ एक इक्वेशन, और टी साइन टी कॉस थीटा अपवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा भाई mg, है ना। तो ये दो इक्वेशन आ चुके हैं, इनको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, टी से टी कट गया तो टेन थीटा हमारा क्या आ चुका है, टेन थीटा इक्वल्स टू एफ बाई एम जी। ये पहली सिचुएशन से हमारी एक इक्वेशन आ चुकी है ना। अब उसने बोला इसी सिस्टम को अगर हम किस में लेके आए, वाटर में डिप कर दें, और एंगल तब भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, चलो अच्छी बात है, चेंज नहीं हुआ। क्या सिचुएशन है, तो हमने देखिए भैया सिचुएशन मान लीजिए क्या है,
ये हमारा एंगल अभी भी चेंज नहीं हुआ, ये चार्जेस हमारे यही रहे, क्यू क्यू ही है, चेंज नहीं हुए। इस पे जो फोर्स, अब चूंकि पहले वैक्यूम था, एयर था या वैक्यूम था तो फोर्स मैक्सिमम था, अब कितना फोर्स हो गया होगा, फोर्स कम हो गया होगा। तो पहले अगर एफ था तो एफ बाई के हो गया होगा, है ना, ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितना हो गया, एफ बाई के हो चुका होगा, है ना, इस तरीके से। ये रिलेटिव परमिटिविटी के का मतलब क्या है, एप्सिलॉन आर है, ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं। ये हमारा इतना फोर्स हो गया होगा, चलिए ठीक है। और टेंशन अगर सब कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, टेंशन भी जो कहते हैं लग रही है, एंगल भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या, टेंशन वगैरह सब कुछ सेम रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है देखिए, तो जो टेंशन है, टेंशन के दो कंपोनेंट फिर से लेंगे हम लोग। टेंशन के कंपोनेंट हमारे हुए थीटा की डायरेक्शन में क्या होता है, कॉस, तो ऊपर हुआ टी कॉस थीटा, उधर हुआ टी साइन थीटा। हाँ एक पॉइंट और है यहाँ पे, नया फोर्स एक और लगेगा, अपवर्ड फोर्स। जब जो सिस्टम को उसको लेकर अंदर वाटर के अंदर लेके जाएंगे तो बायोंसी फोर्स लगेगा ऊपर के लिए, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बायोंसी, तो इसको एफ बी बोलेंगे, एफ फोर्स ऑफ बायोंसी भी लगेगा, क्योंकि यही एक चीज है, बाकी कोई चीज खाली यही नहीं, ये दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ही कम नहीं होगा, फोर्स ऑफ बायोंसी का भी कुछ ना कुछ रोल आएगा। अब हम इसको चेक करते हैं, तो हमारी इक्वेशन देखिए क्या बनती है, इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं करना है, और नॉर्मल सा क्वेश्चन खाली इक्वेशन बनानी है। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं और इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ना तो आ ही चुका हमारा, ठीक है। तो हमारे पास अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एल एच एस बराबर आर एच एस, तो हमारा एल एच एस हमारी क्या है, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ बाई के, और टी कॉस थीटा प्लस एफ बी, टी कॉस थीटा प्लस एफ बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स यानी कि एम जी। तो क्या सिचुएशन बनी, सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिवाइड कर नहीं सकते, कट नहीं पाएंगे, तो एफ बी को उधर पहुंचा देंगे। तो पहली इक्वेशन तो ये रहेगी, दूसरी इक्वेशन में टी कॉस थीटा कर देंगे, टी कॉस थीटा, ये एफ बी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, एम जी माइनस एफ बी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। पहले जैसे हमने पहले इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया हमारा, देखिए इसको इस वाली इक्वेशन को डिवाइड किया है इस वाली इक्वेशन से, तो फिर से टी से टी कटेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का बनेगा टेन थीटा, तो फिर से टेन थीटा बन जाएगा हमारा, टेन थीटा, और यहाँ पे क्या बनेगा, एफ बाई के और एम जी माइनस एफ बी, ये बन जाएगा एफ बाई के और एम जी माइनस एफ बी बन जाएगा, जो कि लिख सकते हैं एफ बाई के एम जी माइनस एफ बी, इस तरीके से। अब आपको याद होगा पहले भी हमारी इक्वेशन टेन थीटा में इतनी बनी थी, और अभी भी टेन थीटा में कोई एक इक्वेशन बन चुकी है, तो टेन थीटा उसने बोला एंगल सेम है, तो टेन थीटा दोनों बार बराबर रहेंगे। तो ये इक्वेशन जो हमारी है, इस इक्वेशन से एफ टेन थीटा क्या, एफ बाई एम जी, और वहां से क्या दैट, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे, इस वैल्यू को, इस वाली टेन थीटा की वैल्यू को, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू, क्योंकि एंगल हमारे क्या है, बराबर है, एंगल मेंशन है वहां पे, एंगल्स आर सेम, दोनों सिचुएशन में एंगल्स क्या है, सेम, इन बोथ सिचुएशन, ठीक है, पुट कर देते हैं। तो एफ बाई एम जी इक्वल्स टू एफ बाई के एम जी माइनस एफ बी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कटेगा हमारा भाई, है ना, एफ से एफ कट गया, और बाकी देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है। तो हमारी इसको हम आगे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, एम जी इक्वल्स टू के माइनस दिस, क्या हुआ हमारा, लिखते हैं एम जी इक्वल्स टू, क्या लिखा था, एम जी इक्वल्स टू के इंटू एम जी माइनस एफ बी, ठीक है, यहां से कर देते हैं, सही है। तो और गिवन क्या है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, कुछ अब देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, कुछ और भी तो नहीं गिवन था हमारा क्वेश्चन में, एक सेकेंड यहां देख लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, रिलेटिव परमिटिविटी हमें निकालनी है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, ये ध्यान रखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, और रिलेटिव डेंसिटी दोनों चार्ज पार्टिकल की कितनी है, जो चार्ज पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी है, सिग्मा,
तो इसको ध्यान रखेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये चीज, यही तो रिलेटिव परमिटिविटी है। के का मतलब ही तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो के कितना हुआ है यहाँ से करिए, एम जी डिवाइड बाई एम जी माइनस एफ वी। तो ये के की वैल्यू के ही निकालनी है। और के कितना होता है, यही तो एप्सिलॉन, यही तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, तो इसी को निकालना है। सही है, इसको सॉल्व कर। तो ठीक है, एम जी क्या हुआ, मास इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को तो अलग रख दो, ग्रेविटी कोई बात नहीं। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये एम जी किसका है, जो आपका चार्ज उसका मास कितना है। तो मान लेते हैं, देखिए इसको देख लेते हैं, ये चार्ज हमने बनाया, तो चार्ज की डेंसिटी हम मान लेते हैं। सही है, चार्ज की डेंसिटी रो मान लेते हैं, रो चार्ज सही मान लेते हैं। और हमारा बाकी रो, ये हमारा कितना है बाकी, वाटर। ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा उसमें गिवन भी है रो सी बाई रो डब्ल्यू, ये कितना है, सिग्मा गिवन है, ये बाद में पुट कर लेंगे ये चीजें। तो चार्ज की डेंसिटी कितनी है, रो सी, और वाटर की रो डब्ल्यू। ठीक मान लिया, और इनका रेशियो कितना है, सिग्मा है। चलो देख लेते हैं। अब जो बॉडी है उसका मास कितना होगा, बॉडी का मास कितना, एम इंटू मतलब वेट कितना, मास इंटू ग्रेविटी। और मास कितना होगा, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो बॉडी का मास कितना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम को वो वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी है, रो सी। बॉडी बहुत बड़ी नहीं है, आप 4/3 पाई आर क्यू नहीं करना है, केवल वॉल्यूम को वी से डिनोट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। और ए एम जी फिर से रिपीट हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, अब एफ बी, ये तो सीधी सी बात, आई कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एफ बी लगाना है, बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर लिक्विड में जाती है तो कितना फोर्स, मतलब कितना बायोंसी फोर्स लगेगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लिक्विड के वेट के बराबर लगेगा। तो वेट कितना होता है, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, और लिक्विड इसमें, ये बॉल जब वाटर में जाएगी तो कितना उसको हटाएगी, अगर वाटर में जाएगी तो अपने बराबर के वॉल्यूम के वाटर को हटाएगी। सही है, ये बॉल अगर अंदर गई तो इतना वाटर हटाएगी, उस वाटर का जो वेट होगा वो उससे अपथ्रस्ट लगेगा, जिसे कहेंगे बायोंसी फोर्स। ठीक है, तो चलिए, तो ये बॉल जो जाएगी, बायोंसी फोर्स कितना होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी आ गई, अब बचा मास। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होगा, तो वॉल्यूम तो इसका दोनों का बराबर होगा, तो वॉल्यूम तो जो चार्ज का वॉल्यूम वही इसका वॉल्यूम होगा। और यहाँ पे डेंसिटी किसकी लगी, वाटर की डेंसिटी लगी, बस इतना ध्यान रखना है, रो ऑफ वाटर, बस इतना सोचना और कुछ नहीं करना है। चेक कर लीजिए, जो हमारी इक्वेशन हमने देखो टेन थीटा, दोनों में टेन थीटा निकाले थे, दोनों टेन थीटा को इक्वल कर दिया था। उसके बाद ये इक्वेशन बनी थी जहां पे के बना, के को में निकालना कि के ही हमारी रिलेटिव परमिटिविटी है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में बताना है। उसने बोला है कि भैया जो बॉल की डेंसिटी है वो मतलब मान लो बॉल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशियो इतना है, लेकिन बॉल की डेंसिटी हमने अपनी तरफ से मान ली कि भाई बॉल की डेंसिटी इतनी है और वाटर की डेंसिटी इतनी है। ठीक है, तो एम जी क्या हुआ, बॉल का वेट, तो बॉल का जी तो लगा दिया, और मास बॉल का मास, तो बॉल का मास कैसे, वॉल्यूम टू डेंसिटी, तो बॉल का वॉल्यूम वी मान लिया, और बॉल की डेंसिटी जो बॉल हमारी जो चार्ज है मतलब उसको रो सी कर दिया। तो एम जी फिर से रिपीट हुआ, तो जो का तो फिर लिख दिया। अब ये बायोंसी फोर्स है, बायोंसी फोर्स क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। तो वॉल्यूम तो दोनों का बराबर होगा, अगर जितना चार्ज अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम हटाएगा वो, तो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर होगा, चार्ज का वॉल्यूम और जो वॉल्यूम वाटर घटा है, डेंसिटी यहाँ पे वाटर की लगेगी। बस यही आंसर हमारा। इसमें क्या करना है, देखिए कुछ कट जाएगा, तो ये वी 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 सारे कट गए, जी 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 कट गए, तो आप देख सकते हैं हमारा क्या बना है यहाँ पे, रो सी बाई रो सी माइनस रो डब्ल्यू। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रो डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे पूरे के लिए, तो क्या बना, रो सी बाई रो डब्ल्यू, और यहाँ पे बना रो सी बाई रो डब्ल्यू, और रो डब्ल्यू बाई रो डब्ल्यू कितना हुआ, रो डब्ल्यू बाई रो डब्ल्यू। इससे रो डब्ल्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बना सिग्मा, ये क्या बना सिग्मा, और ये क्या बना 1। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर जो बना सिग्मा ओवर सिग्मा माइनस 1, ये वैल्यू हमारी आ गई है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा टिपिकल का सिचुएशन नहीं है, पहले थीटा निकालेंगे दूसरा थीटा निकालेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे, और बस केवल हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए किसी बॉल का मास कितना होगा,
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, उसका वॉल्यूम v और डेंसिटी उसकी रो सी अगर चार्ज है तो, ठीक है, इस तरीके से। और बायोन्सी फोर्स कितना लगेगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूं मैं। बायोन्सी फोर्स आप इसे भूल सकते हैं, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आया है। तो बायोन्सी फोर्स किसके बराबर होता है, मैं लिख देता हूं बायोन्सी फोर्स, ये इसी को अपथ्रस्ट भी कहते हैं, ये हमेशा होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये हमारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ, जितना ज्यादा लिक्विड कोई बॉडी डिस्प्लेस करेगी उतना ही इस पे बायोन्सी फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए, अपने आप करके देखिए दोबारा से एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वो सिंपल क्वेश्चन हमारे पास, टू चार्जेस हैं, दीज आर दिस 40 माइक्रोकूलम और 90 कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो ये हमारा चार्ज मान लीजिए 40 माइक्रोकूलम है और दूसरा कितना 90 माइक्रोकूलम, 90 माइक्रोकूलम चार्ज है और 1 मीटर की सेपरेशन पे रखे हैं। ठीक है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग, एक कहाँ पे थर्ड चार्ज को रखें इन दोनों के बीच में, टोटल फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज इज 0, वो चार्ज पे टोटल फोर्स क्या हो 0। तो मैंने कहा वो चार्ज मान लो Q है और नेट फोर्स उस पर 0 लाने के लिए कितनी दूरी पे रखें, और ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज, तो उसका थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड भी हमें बताना है, तो कितनी दूरी पे रखें और कितना अमाउंट रखें। तो हमने कहा क्या किया, हमने क्या किया ये सिचुएशन के हिसाब से कि मैंने कहा ये वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या है x है, तो टोटल 1 मीटर था तो ये कितना हो गया 1 माइनस x हो गया। ठीक है, अब हमें इसकी ये x की वैल्यू निकालनी है और q की वैल्यू भी निकालनी है, ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो इस पर कहाँ पे रखें कि नेट फोर्स इस पर 0, तो ये बॉडी मान लो इस बॉडी को 1 बोल देते हैं, ये बॉडी 2 है और ये बॉडी 3 है। तो बॉडी 2 पे जो पहला वाला चार्ज है, दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सारे बाई डिफॉल्ट ले लेते हैं, तो ये पहली बॉडी इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, तो फोर्स ऑन 2 बॉडी पे लग रहा है बिकॉज ऑफ 1, पड़ोसी हमारा 1 है उसकी वजह से, और ये वाला फोर्स क्या चार्ज क्या करेगा, उसको इधर को पुश करेगा, तो फोर्स लग तो 2 पे ही रहा है, किसकी वजह से 3 की वजह से, इस तरीके से। तो इस पे नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या सिचुएशन है, F21 और F23 क्या होना चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। तो F21 कितना है, F21 मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, तो डिस्टेंस हमारी क्या x है, तो F21 हमारा बना, इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है, F21 के दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, तो 40 माइक्रोकूलम का मतलब दिस और Q का मतलब दिस, सेपरेशन x², ये हमारा फोर्स F21 हो गया इसकी जगह। अब 2-3 क्या है, इनकी वजह से फोर्स, तो दोनों के दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई Q इंटू दिस 90 माइक्रोकूलम, 90 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमन ले सकते हैं, जो कट जाएगा उसको कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से k कट गया, यहाँ से और k कट गया, q से q कट गया, और 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गया, 0 से 0 कट गया, बहुत सारी चीज़ कट चुकी हैं, कोई बात नहीं। तो ये लिखा है 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये बना हुआ 9/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो टोटल पे रूट ले लेंगे तो 2/x इक्वल्स टू प्लस माइनस दो ऑप्शन होंगे, 3/1 माइनस एक्स, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो पहले प्लस लेके देख लेते हैं तभी आंसर आ जाएगा। प्लस लेंगे तो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, इसका इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसका इससे करेंगे, तो 2 माइनस 2x और दैट इज 3x, ये क्या होगा 5x, 5x इक्वल्स टू 2, तो x क्या हुआ हमारा, देखिए x क्या हुआ 2/5, x 2/5 मीटर, ये हमारा आंसर आ चुका है। सिंपल सा है, दो चार्जेस के बीच में कितनी दूरी पे रखें कि इस पे नेट फोर्स 0, तो इस पे लगने वाले फोर्स हमारे दिस एंड दिस दी ज्यादा फोर्स, और दोनों फोर्स को इक्वल रख लिया, हमारा आंसर हमारा आ चुका है। अब पूछा है कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना। अब इसका तरीका, अब इसकी बैलेंसिंग नहीं देखेंगे, ये पूरा सिस्टम ही बैलेंस है, पूरा सिस्टम ही बैलेंस है, ऐसा नहीं यही बैलेंस है। अगर ये सिस्टम भी, ये चार्जेस आपके जो अलग अलग चार्ज रखें ये हिलेंगे तो इसकी भी बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सिस्टम पूरा बैलेंस है, तो पूरा सिस्टम बैलेंस होने का मतलब है तो
फर्स्ट वाला भी बैलेंस है, सेकंड बैलेंस है, थर्ड बैलेंस है। तो सेकंड वाला बैलेंस तो हमने देख लिया, उसके हिसाब से एक आंसर आ चुका है। तो अब हम सेकंड के बैलेंसिंग से कुछ नया नहीं निकाल सकते, तो हम क्या फर्स्ट या सेकंड थर्ड को बैलेंस करेंगे, फर्स्ट या थर्ड को बैलेंस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो थर्ड को बैलेंस कर लेते हैं कि थर्ड हमारा क्या बनेगा बैलेंसिंग के हिसाब से, सही है। तो थर्ड की बैलेंसिंग देखते हैं। तो हमारे पास थर्ड की बैलेंसिंग देख लेते हैं। तो हमारे पास स्पेस होना चाहिए यहाँ पे, स्पेस करने के लिए तो इसकी यूज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके हिसाब से। तो थर्ड की बैलेंसिंग, थर्ड जो 90 माइक्रोकूलम है उसकी बैलेंसिंग देखेंगे। तो 30 जो 90 माइक्रोकूलम है उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, सही है। तो 40 माइक्रोकूलम क्या कर रहा है, 90 को उधर को ढकेल रहा है, ठीक है। तो 40 और 90 के बीच फिर से रिपल्शन है, तो फिर से बना देता हूं, ऐसा कर लेते हैं। तो 90 माइक्रोकूलम वाले को ये पहला वाला चार्ज, ये थर्ड चार्ज, बीच में हमारा क्यू भी है, ये सेकंड चार्ज है, ठीक है। तो 90 वाले को कौन धक्का दे रहा है, आपका फर्स्ट वाला भी धक्का दे रहा है, ये भी धक्का दे रहा है। तो ये जो क्यू, स्मॉल क्यू होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर दोनों ही रिपल्शन देंगे तो ये तो चला जाएगा दूर, ठीक है। तो फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 1, और जो स्मॉल क्यू है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव हुआ, मान लो सिचुएशन करके देखिए, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये भी इसको पुश करेगा और ये भी पुश करेगा। ये तो वही सिचुएशन हो गई, पापा ने कहा घर से बाहर निकल जा, मम्मी ने कहा भी घर से बाहर निकल जा, तो निकल ही जाएगा बच्चा तो, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन है कि पापा तो कह रहे हैं कि निकल जा, मम्मी कह रहे हैं कोई बात नहीं, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनका दिमाग चल गया है, ठीक है। जो भी है, तो अगर दो मिडिल वाला चार्ज हमारा नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन कर लेगा। तो ये पहला वाला चार्ज जो आपका है 40 माइक्रोकूलम, ये तो रिपल्शन दे रहा है, और जो स्मॉल क्यू है वो अट्रैक्शन दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसके चांसेस हैं रुकने के, अदरवाइज ये रुकेगा नहीं। तो ये हम इसको नेगेटिव मानेंगे, पता बाद में इसका साइन रख देंगे, ये माइनस में होना चाहिए, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए तो हमने कहा फोर्स ऑन 3, तो 3 पे रहा है छोटे वाले चार्ज की वजह से जो कि 2 है ये, तो 3-1 फोर्स 3-1 और फोर्स 3-2 बराबर होने चाहिए। तो रख देते हैं फोर्स 3-2 इक्वल टू फोर्स 3-1। अगर ऐसा हो गया तो हमारा चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो 3 आपका 3-2 कितना है, ये वाला 3-2 देखिए, चेक करते हैं। ये हमारा 3 और 2 के बीच में फोर्स है, तो के 3 और 2 कितना है, 3 कितना है 90 माइक्रोकूलम, और 2 कितना है क्यू, माइनस नहीं लेंगे, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है, ये 1 माइनस एक्स है पहले की तरह, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और हमारा 3-1 कितना है, 3-1 का 3 और 1 के बीच में, 90 और 40 के बीच में, तो के 90 माइक्रोकूलम, 90 माइक्रोकूलम, 90 माइक्रोकूलम इंटू 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम, सही है, डिवाइड बाई, अब इनकी जी सेपरेशन 1 और 3 के बीच में कितना है, टोटल 1 है, तो 1 का स्क्वायर, सही। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे जो भी वैल्यू आई निकालेंगे, चेक करते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 90 माइक्रोकूलम पूरा कट गया, ठीक है, और के हमारा कट गया, ठीक है। अब हमारा ये जो वैल्यू बनी इसको, और x की वैल्यू तो हमें पहले ही पता है, x की वैल्यू भी पुट करनी है, तो q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 2/5, अभी हमने निकाली थी, x की वैल्यू कितनी 2/5, तो 1 माइनस एक्स कितना हो गया 1 माइनस 2/5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 2/5 दैट इज 3/5, ये 3/5 है, तो इसका 3/5 का स्क्वायर करना है, तो ये q डिवाइड बाई 3/5 का स्क्वायर कितना हुआ 9/25, और ये कितना बचा 40 माइक्रोकूलम, 1 से डिवाइड करके कोई दिक्कत ही नहीं। ये वैल्यू जो है ये हमारी इधर चली जाएगी, तो Q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी, Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी, देखिए चेक करते हैं Q कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी आएगी, ये जो का तो मल्टीप्लाई आ जाएगी 9/25 इंटू 40 माइक्रो, ये कट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपका 72/5 और ये माइक्रो, इतना आंसर हमारा आ जाएगा।
72/5 माइक्रो कूलम, ये हमारा आंसर आ गया। और ये Q क्या होगा, माइनस में होगा, तो Q का एग्जैक्ट आंसर क्या होता है, Q इक्वल्स टू -72/5 माइक्रो कूलम, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो सॉल्व कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, आपका ऑप्शन होगा तो आप चेक कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखा, 4 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द अदर। तो 4 इक्वल चार्जेस है, मान लीजिए ये सिचुएशन है, 4 इक्वल चार्जेस, एक स्क्वायर है और कहाँ रखे हैं इसके, क्या रखे, क्या रखे, साइड ए है इसकी, स्क्वायर है और साइड उसकी क्या है, ए है, चार्जेस हैं। तो मान लीजिए हमने कहा ये सिचुएशन है, चार्ज एक यहाँ रखा हुआ है, एक हमारा चार्ज यहाँ रखा है, एक हमारा चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज हमारा यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द, इस पे टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, इस फोर्स पे चार्ज निकालना है। इक्वल चार्जेस है, मान लीजिए दिया हुआ Q इंटू Q, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, सब सारे पॉजिटिव बाई डिफॉल्ट, ये वाला चार्ज को रिपेल करेगा नीचे के लिए, ठीक है। तो ये नीचे फोर्स लग गया है, ये वाला चार्ज को इधर रिपेल करेगा। हम सारा इस पे कंसीडर कर लेते हैं, इस वाले पे चेक कर लेते हैं नेट फोर्स कितना बना, ये बना। वो वाला चार्ज को क्या करेगा, इधर को रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये तो चार्ज बराबर होंगे, मतलब ये वाले चार्ज तो सारे बराबर हैं, ये फोर्स F है और ये फोर्स F है, लेकिन ये वाला फोर्स इनके बीच में F नहीं होगा क्योंकि इनकी डिस्टेंस अलग है। तो हमने कहा ये वाला फोर्स F डैश है। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स इस बॉडी पे हुआ, ये आपका कैपिटल F और F, इनका रिजल्टेंट जो आएगा इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो F नेट हमारा आ चुका है, F नेट क्या आ चुका है, F और F का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, अगर दो फोर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है F√2, पता है हमें F√2, और ये F डैश हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से F डैश कितना होगा और F कितना होगा, सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 बना दी, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। F हमारा क्या है, इनके बीच में फोर्स या इनके बीच में फोर्स, तो हमारा F हो चुका है Q²/A², और F डैश कितना है, इनके बीच में फोर्स, ठीक है, दिस डायगोनल वाले चार्ज के बीच में फोर्स, इधर उधर फोर्स निकालेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है A है, ये A है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, A√2 होगी, A√2। तो F डैश में क्या होना है, Q²/A√2 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो Q²/2A², ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों ही सही है, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो F नेट हमारा आ चुका है, F नेट हमारा आया F/√2, तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 के Q²/A² प्लस F डैश कितना, के Q²/A²। इसमें क्या कॉमन है, के Q²/A² कॉमन है, और √2 + 1/, यहाँ पे 2 था ना, F डैश 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। जो भी प्रेजेंटेशन बनानी हो इसको कर सकते हैं 2√2 + 1/2, मतलब सिंपल 2, ऐसे कर सकते हैं। आंसर प्रेजेंट जिस फॉर्मेट में आपका आंसर हो उस फॉर्मेट में आप इसे निकाल लीजिए।